डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 1, वो चीख जो रूह तक उतर गई। लोकेशन, लखनऊ शहर। शहर के सबसे प्रतिष्ठित सर्वजीवन हॉस्पिटल में उस सुबह हाहाकार मचा था। डॉक्टर्स भागते हुए इमरजेंसी वार्ड की ओर जा रहे थे। नर्सें मेडिकल ट्रॉलीज के साथ किसी अनजाने खतरे से लड़ने के लिए तैयार थीं, और गैलरी में लोगों का हुजूम जमा था। वार्ड नंबर 7 में मशीनों की बीपिंग के बीच एक लड़की बेजान सी लेटी थी। उसका शरीर जगह-जगह से जख्मी था, सिर पर पट्टी थी, और ऑक्सीजन मास्क ने उसके चेहरे की मासूमियत को ढक दिया था। वो लड़की थी आहना राय। कुछ घंटे पहले ही हाईवे पर उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस कमरे के बाहर 3 चेहरे रोते, टूटते और खुद को संभालते खड़े थे। सबसे आगे थी शशि राय, आहना की सौतेली माँ, मगर प्यार में सगी माँ से बढ़कर। हर कोई कहता कि शशि ने आहना को अपने बेटे आदित्य से भी ज्यादा चाहा है, लेकिन आहना ने कभी उन्हें माँ माना ही नहीं। अगर मैं उसे घर बुलाने की जिद न करती। शशि की फटी आवाज में सिर्फ पछतावा था। तो शायद डॉक्टर अर्जुन राय, आहना के पिता और शहर के प्रसिद्ध फार्मा उद्योगपति, उनकी पीठ पर हाथ रखकर बोले, शशि, ये तुम्हारी गलती नहीं। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। शशि कुछ बोल नहीं सकी, सिर्फ सिसकियां थी जो दिल का दर्द बयां कर रही थी। उसी वक्त एयरपोर्ट से भागता हुआ एक लड़का हॉस्पिटल की ओर आया। आदित्य राय, 20 साल का मेडिकल छात्र, जो लंदन में पढ़ाई कर रहा था। मॉम, डैड, दीदी कैसी हैं? उसकी आवाज में डर और बेचैनी थी। आहना और आदित्य जुड़वा जैसे ही थे, सिर्फ 4 साल का अंतर, लेकिन सोचों की दूरी काफी गहरी। जहां शशि उन्हें बराबर प्यार करती थी, वहीं आहना को लगता था कि मां के आने से उसके पिता ने उसकी दिवंगत मां को भुला दिया है। शशि की आंखें आदित्य को देखकर फिर बह निकली। उन्होंने उसे गले से लगाते हुए कहा, मैंने ही बुलाया था उसे घर। 2 दिन बाद उसकी सगाई थी। मैं चाहती थी वो कुछ वक्त हमारे साथ बिताए। मॉम, ये आपकी गलती नहीं है, आदित्य ने धीरे से कहा। आप तो बस प्यार से उसे अपने पास चाहती थी। वक्त गुजरता रहा। सुबह की हल्की किरणें हॉस्पिटल के शीशों से अंदर आ चुकी थी। 4 घंटे बाद डॉक्टर अनीश माथुर बाहर निकले। उन्होंने गंभीर चेहरा लिए कहा, आहना अब खतरे से बाहर है। सिर पर गहरी चोट है, लेकिन वो स्थिर है। सबने राहत की सांस ली, मगर शशि की बेचैनी अब होश पर आकर टिक गई थी। डॉक्टर, क्या हम मिल सकते हैं उससे? होश आने दीजिए, फिर आप सभी मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अनीश माथुर ने अर्जुन को अपने केबिन में बुलाया। अर्जुन, क्या सच में आहना इस शादी से खुश है? अर्जुन ने सिर झुकाया। वो मानती है कि मैं शशि के कहने पर सब करता हूँ। मैंने लाख समझाया, लेकिन वो संकल्प ले बैठी, या तो संजय से शादी या अपनी जान। तुम जानो संजय कैसा लड़का है? डॉक्टर माथुर ने आंखों में चिंता लिए कहा, उसकी कंपनी डूब रही है। तुम्हारी बेटी सिर्फ मोहरा है उसके लिए। मैं जानता हूँ। अर्जुन का स्वर टूटा हुआ था। तुम्हारी बेटी मेरा खून नहीं, लेकिन मैंने उसे अपनी बेटी से कम नहीं समझा, माथुर ने धीमे स्वर में कहा। फिर भी वो। डॉक्टर माथुर ने जैसे ही अर्जुन को बाहर भेजा, उनका चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने मोबाइल निकाला और किसी को कॉल लगाया। सुन लिया ना तुमने? वो अब भी संजय से शादी करना चाहती है। अब वापस आओ, मेरा हॉस्पिटल और कंपनी संभालो। नव्या को भुला दो। फोन कट गया। माथुर ने एक लंबी सांस ली। ये लड़का मेरी कभी नहीं सुनेगा। वक्त ने करवट बदली, और वो घड़ी आई जिसका सबको इंतजार था। कमरे में शांति छाई थी। आहना की पलकें हल्की सी फड़की। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला था। फिर सामने दिखा, माँ, पापा और आदित्य। मैं जिंदा हूँ। उसकी आंखों के कोने से एक आंसू बह निकला। मगर तभी एक तेज झटका, एक खौफनाक दृश्य उसकी आंखों के सामने उभरा। वही घर, मां, पापा, आदित्य, सब खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे, और सामने कनिका और संजय खड़े हंस रहे थे। आज आहना मरेगी।
मेरी वजह से, कनिका ने खौफनाक हंसी के साथ कहा। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 2, अधूरी सांसों की गवाही। मम्मी, पापा, आदित्य। आहना की जुबान से जैसे एक टूटा हुआ शब्द बाहर निकला। उसकी आंखें फटी रह गई थी, जैसे कोई डरावना सपना अचानक से आंखों के सामने जिंदा हो गया हो। सब सब मर गए थे, वो बुदबुदाई। शशि झटपट उसकी ओर बढ़ी। आहना, क्या हुआ बेटा? हम सब यही हैं, ठीक हैं। देखो, हम सब तुम्हारे पास हैं। पर आहना को अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीग गया, उसकी आंखें डर से सिकुड़ गईं। उसने जैसे तैसे कांपती उंगलियों से अपने पिता का चेहरा छूने की कोशिश की। आप सच में हैं ना? ये सब सपना नहीं? मैं यही हूं बेटा। अर्जुन राय ने उसका हाथ थाम लिया। हम सब यही हैं। डॉक्टर अनीश माथुर कमरे में वापस आए और बोले, शायद एक्सीडेंट का असर है। उसे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। शशि ने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर साहब, उसे क्या दिखा? वो कुछ कह रही थी कि हम सब ब्रेन ट्रॉमा के कारण कभी कभी ऐसी हेलुसिनेशन हो सकती है। डॉक्टर माथुर ने नजरें चुराते हुए कहा। लेकिन सच ये था कि आहना ने जो देखा वो सिर्फ भ्रम नहीं था। वो कोई सपना नहीं था, वो एक संकेत था। 5 दिन बाद आहना अब पूरी तरह होश में थी, मगर कुछ बदल गया था उसके अंदर। अब वो पहले जैसी आहना नहीं थी। वो शांत थी, चुपचाप, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे किसी और जीवन का रहस्य वहां छिपा हो। उसी दिन जब आदित्य हॉस्पिटल की कैंटीन से कॉफी ले रहा था, एक बूढ़ी महिला उसके पास आई। साधारण सी धोती, झुकी कमर, कांपते हाथ, लेकिन आंखें जैसे आग जल रही हो। बेटा, आदित्य ने चौंक कर देखा। तुम्हारी बहन बच तो गई है, लेकिन मौत ने उसे छुआ है। वो देख आई है उस दुनिया को जहां से कोई लौट कर नहीं आता। क्या मतलब? आदित्य ने डरते हुए पूछा। तुम्हारी बहन अब इस दुनिया की नहीं रही पूरी तरह। अब उसमें कुछ और समा गया है। वो जो तुमने खो दिया था, वो जो तुम समझ नहीं सके, अब वो लौट आया है। क कौन? आदित्य कांप गया। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, जिसे इतिहास ने मिटा दिया था। अब वो लौट आया है अपनी अधूरी कहानी पूरी करने। कहते कहते वो अदृश्य हो गई। रात। आहना खिड़की के पास बैठी थी। चांदनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी और उसने धीरे से एक डायरी खोली जो उसके एक्सीडेंट वाली रात उसके साथ मिली थी। पहला पन्ना खुलते ही उसमें लिखा था, सन 1871, उज्जैन। मेरा नाम राजेश्वरी है। मुझे धोखा मिला, मेरी हत्या हुई। मैं वादा करती हूं, मैं लौटूंगी। आहना की आंखें फटी रह गईं। उसने पन्ना पलटा। मैं एक वचन के साथ फिर जन्म लूंगी और जिन्होंने मुझे जलाया था उन्हें जलते देखूंगी। आहना के होंठ कांपे। राजेश्वरी। वो अचानक उठी और आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने में उसकी छवि बदल चुकी थी। वह आहना नहीं थी, वो राजेश्वरी थी। अगले दिन कनिका और संजय अस्पताल मिलने आए। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हो जानू? लेकिन आहना का चेहरा एकदम शांत था। उसकी मुस्कान में एक सहरन थी। कैसी हो? कनिका बोली। आहना ने सिर्फ इतना कहा, तुम दोनों ने जो मेरी आत्मा के साथ किया, उसका बदला अब शरीर लेगा। कनिका और संजय एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये वही आहना नहीं थी। आहना धीरे से मुस्कुराई। अब खेल शुरू होगा। राजेश्वरी लौट आई है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 3, मैं राजेश्वरी हूं। तुम्हारी मौत बनकर आई हूं। हॉस्पिटल की दीवारों के बीच एक रहस्यमय चुप्पी पसरी थी। हवा में कुछ ऐसा था जिसे नजरों से नहीं, सिर्फ आत्मा से महसूस किया जा सकता था। कमरा नंबर 7 में बैठी आहना अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, सदियों की ज्वलंत पीड़ा थी। वो अब सिर्फ आहना नहीं थी, वो राजेश्वरी थी, एक जलती हुई रूह।
जो अपने हत्यारों को पहचान चुकी थी। सुबह सुबह के 9:03। कनिका और संजय जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकले, उन्हें कुछ असहज लगा। संजय ने कनिका से कहा, वो अजीब नहीं लग रही थी? उसकी आंखों में कुछ था। कनिका की आवाज लड़खड़ा रही थी, जैसे जैसे वो हमें देख नहीं रही थी, हमें चीर रही थी। संजय ने उसकी बात को हंसी में उड़ाना चाहा। तुम पागल हो रही हो, वो लड़की अभी मौत से बची है, थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ना तो लाजमी है। लेकिन खुद संजय के माथे पर पसीना था। उसी रात हॉस्पिटल के रूम में धीमी नीली रोशनी थी। सब सो चुके थे, केवल आहना जाग रही थी। उसके हाथ में वही डायरी थी, राजेश्वरी की आत्मा की अमर निशानी। वो हर पन्ना पढ़ रही थी, हर शब्द, हर दर्द, जैसे वही उसकी आत्मा से निकले हों। डायरी के एक पुराने पन्ने पर लिखा था, सन 1871। मैं राजेश्वरी, काशी नरेश की पुत्री, जिसने मेरे प्रेमी को धोखा दिया, जिसने मेरी देह को जलाया, मैं उन्हें एक एक कर ढूंढूंगी। मैं जन्म ले चुकी हूं। पहला नाम कनिका, दूसरा नाम संजय, तीसरा नाम अनीश। आहना के होंठ कांपे। डॉक्टर अनीश। उसने तुरंत टेबल से एक पुरानी पेन ड्राइव निकाली। एक्सीडेंट वाली रात संजय ने वही पेन ड्राइव उसे जबरन दी थी और कहा था, इसे खोलोगी तो तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। अब वो उसे खोल रही थी। लैपटॉप ऑन होते ही एक वीडियो फोल्डर खुला। प्रोजेक्ट के फाइनल फुटेज। वीडियो शुरू हुआ। धुंधली तस्वीरें। संजय किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसके इंश्योरेंस पेपर और सब दस्तावेज मेरे पास हैं। एक्सीडेंट की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। फिर स्क्रीन पर कनिका दिखाई दी। अगर वो बच गई तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। इस बार उसे मरना ही होगा। फिर डॉक्टर अनीश की आवाज, ऑपरेशन के वक्त थोड़ा ब्लड लॉस ज्यादा कर दो, कोई शक नहीं करेगा। आहना के हाथ कांप गए। मुझे मारने की साजिश मेरे ही अपनों ने की। और अनीश अंकल, तुम भी। उसके चेहरे पर अब सिर्फ एक रंग था, बदले का रंग। अगली सुबह डॉक्टर अनीश अपने चैम्बर में कॉफी ले रहे थे। तभी दरवाजा खुला। आहना भीतर आई। अंकल, एक बात पूछनी थी। बोलो बेटा, अनीश ने प्यार से कहा। क्या आपने कभी किसी का खून होते देखा है? उसकी आवाज सीधी थी, ठंडी और गहरी। क्या? डॉक्टर ने चौंक कर कहा। मतलब, क्या आपको खून से डर नहीं लगता? नहीं। क्यों? आहना मुस्कुराई। अच्छा है, क्योंकि अब डरने का वक्त आपके पास नहीं बचेगा। अनीश जैसे ही कुछ कहने को हुआ, कमरे का बल्ब फट गया। वातावरण अचानक ठंडा हो गया। अनीश का गला सूख गया। उसकी कंपकंपाती उंगलियों से कॉफी का कप गिर गया। और तभी कमरे की दीवार पर आहना का चेहरा चमका। लेकिन वो राजेश्वरी का था। लाल साड़ी, माथे पर रक्तबिंदी, आंखों में ज्वाला। मैं लौट आई हूं, तुम्हारे पाप धोने। बाहर की दुनिया में कोई नहीं जानता था कि हॉस्पिटल की इन शांत दीवारों में एक रूह जाग चुकी है। अब आहना के लिए ये खेल नहीं था, ये उसका वचन था। एक एक को ढूंढना था और हर छल का हिसाब लेना था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 4, पहला शिकार, कनिका की सजा। रात के 12:02। हॉस्पिटल की इमारत चुप थी। सिर्फ चौथे माले की एक खिड़की से धीमी सी पीली रोशनी बाहर झांक रही थी। कमरे के अंदर राजेश्वरी जाग चुकी थी। वो अब हर वो चेहरा पहचान चुकी थी जिसने उसकी मौत का मजाक उड़ाया, जिसे उसने अपना समझा और जिसने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। आज पहली बारी थी कनिका की। वर्तमान लखनऊ। कनिका अपने कमरे में थी। घर के सभी सदस्य सो चुके थे। उसने शीशे के सामने खड़े होकर एक फोटो उठाई। आहना और वो साथ में कॉलेज फेयरवेल में हंसती हुईं। काश तू मर ही जाती आहना, अब तुझे देखकर अजीब डर लगता है। उसने फोटोग्राफ को उल्टा रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी अलमारी बंद की,
पीछे से एक धीमी ससराहट की आवाज आई। कनिका। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार नजदीक। कनिका, मेरी मौत का मजाक बना के अब चैन से सोएगी? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तेजी से रूम की सारी लाइट्स ऑन की, पर वहां कोई नहीं था। उसी वक्त फोन बजा। अननोन नंबर। कनिका ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हाँ। हेलो। तू भी वही थी न, जिसने मेरे खून पर हंसी उड़ाई थी? का कौन? मौत बनकर आने वाली राजेश्वरी हूं मैं। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। कनिका के पैरों से जमीन खिसक गई। वो दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठ गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। सुबह हॉस्पिटल में आहना की डिस्चार्ज प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। शशि, अर्जुन और आदित्य उसे घर ले जाने की तैयारी में लगे थे, पर आहना के मन में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, हर धोखेबाज को उसी के अंदाज में खत्म करना। दोपहर, कनिका का कॉलेज। कनिका जैसे तैसे कॉलेज पहुंची। उसकी आंखें नींद से बोझिल थी, जैसे वो पूरी रात नहीं सोई। कॉरिडोर में उसके फ्रेंड्स ने पूछा, तू ठीक है? हाँ, बस थोड़ा सरदर्द। पर तभी उसके फोन पर एक फोटो आई। एक कब्र, उस पर लिखा था, कनिका। उसने चीख मार दी। सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ दौड़े। कनिका बुरी तरह कांप रही थी। शाम के 6 बजे कनिका अकेली अपने घर की छत पर बैठी थी। हवा बहुत तेज थी और आसमान में अचानक बादल गरजने लगे। उसी वक्त एक लड़की सफेद लिबास में सीढ़ियों से चढ़ती दिखी। कनिका ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा सफेद था, होंठ नीले और आंखें रक्त जैसी लाल। कौन है तू? कनिका की आवाज सूख गई। जिसे तूने मार डाला था, वो वापस लौट आई है। मैं राजेश्वरी हूं। कनिका पीछे हटने लगी। माँ, माफ कर दो। मैंने नहीं, संजय ने कहा था। मैं तो बस यही तो गलती थी कनिका, चुप रह जाना भी गुनाह होता है। राजेश्वरी ने हाथ उठाया। हवा एकदम थम गई। कनिका के पैर पत्थर जैसे जम गए। राजेश्वरी की आंखें चमकी और कनिका के कानों से खून बहने लगा। कनिका जोर से चीखी, माफ करो, माफ करो। और अचानक राजेश्वरी गायब हो गई। कनिका वहीं जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। अगली सुबह हॉस्पिटल। अर्जुन राय ने अखबार उठाया। हेडलाइन थी, प्रसिद्ध मॉडल कनिका अवस्थी मानसिक संतुलन खो बैठी, रहस्यमयी तरीके से घायल मिली। शशि और आदित्य ने चौंक कर देखा। क्या हुआ उसे? शशि ने पूछा। पर आहना बस मुस्कुरा रही थी। अभी तो ये शुरुआत है, उसने धीमे से कहा। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 5। अब बारी है संजय की। रात का तीसरा पहर। लखनऊ की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन एक घर था जहां नींद गायब थी। संजय माथुर नाम तो बिजनेस टाइकून का था, पर असल में वह एक भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया था। कनिका के होश खोने की खबर सुनकर वो भीतर से डरा हुआ था। क्या आना को सब कुछ पता चल गया है? क्या वो वापस बदला लेने आ रही है? पर फिर उसने खुद को समझाया, नहीं, वो अब भी वही कमजोर लड़की होगी जो मुझसे प्यार करती थी। शायद। दूसरी ओर शहर के पुराने मंदिर में लाल चुनरी में लिपटी एक महिला धीमी चाल से प्राचीन मूर्तियों के सामने बैठी थी। वो कोई आम औरत नहीं थी। वो थी गायत्री देवी, एक तांत्रिक जो आत्माओं की दुनिया से संवाद कर सकती थी। उसने आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ा। जले तेरे क्रोध से, कांपे तेरी दृष्टि से। राजेश्वरी, तू किस लिए लौटी है? कुछ पल शांत रहे, फिर मंदिर की दीवारें हल्के से कांप उठीं। एक स्त्री की आवाज आई। मेरा लहू, मेरी चीखें। जिसने मुझे मारा, उसने मेरी आत्मा को भी बांधना चाहा। लेकिन अब मैं आजाद हूं। अब मैं अपना न्याय खुद करूंगी। गायत्री देवी ने आंखें खोली।
राजेश्वरी की आत्मा लौट आई है। लेकिन अगर इस बदले की आग ने सीमा लांघी तो ये शहर राख बन जाएगा। सुबह सुबह के 7:45 संजय की कोठी। संजय अपने गार्डन में बैठा था, हाथ में कॉफी, पर मन में अशांति। तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाया। तेरे झूठे वादों की कीमत अब तुझे चुकानी होगी। संजय का कौन है? जिसकी आत्मा को तूने जलाया, जिसकी मोहब्बत को तूने पैसों के लिए कुचला। मैं राजेश्वरी हूं। संजय की आंखें फैल गईं। उसने फोन फेंक दिया और उठकर इधर-उधर देखने लगा। ये सब पागलपन है। लेकिन तभी उसके बंगले के बीचों बीच लगे फव्वारे का पानी अचानक लाल हो गया, खून की तरह। संजय की टांगें कांपने लगी। उसी रात संजय ने पार्टी रखी, अपनी ताकत और पैसे का दिखावा करने के लिए। म्यूजिक, शराब, चमकदार रोशनी, सब कुछ मौजूद था। पर जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, जनरेटर फट गया। अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में एक लड़की की परछाई घूमने लगी। संजय। संजय ने अपने आसपास देखा। लोग चीख रहे थे। अंधेरे में टेबल गिर रहे थे। किसी ने कहा, कोई लड़की है सफेद साड़ी में। संजय ने भागने की कोशिश की, पर तभी जमीन फिसली। उसका पैर एक पानी के गिलास पर पड़ा और वह जोर से गिरा। आंखें खोलते ही उसने देखा, वो वहां खड़ी थी। सफेद साड़ी, लाल बिंदी, गले में खून के निशान, आंखों में आग। राजेश्वरी। उसके मुंह से नाम निकल गया। तूने मुझे बेचा था पैसों के लिए। अब अपनी आत्मा को मैं जलाकर देखूंगी। राजेश्वरी उसके करीब आई। संजय चीखता रहा। लेकिन तभी रुको, एक आवाज आई। राजेश्वरी पलटी। वह कोई और नहीं, गायत्री देवी थी। तू न्याय चाहती है, लेकिन बेकाबू बदला सिर्फ नफरत को जन्म देता है। राजेश्वरी की आंखों में आंसू उतर आए। मुझे सब चाहिए, न्याय, बदला और उसकी तड़प, वरना मेरी मौत अधूरी रहेगी। गायत्री देवी धीरे से बोली। तो उसकी आत्मा को अपने ही डर से जलने दे। मारना आसान है, लेकिन अंतरात्मा को तोड़ना ही असली सजा है। राजेश्वरी मुस्कुराई। सही कहा, आज वो मरेगा अंदर से। सुबह की पहली किरण के साथ संजय बंगलों के बरामदे में बैठा कांप रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और पागलों जैसी। वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, वो वापस आ गई है। वो मुझे देख रही है। वो मुझे जला देगी। दूर मंदिर में गायत्री देवी ने एक दीपक जलाया। पहला पाप खत्म। अब दूसरा इंतजार कर रहा है। अगला नाम डॉक्टर अनीश। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 6, जब आत्मा दो हिस्सों में बनती। दोपहर के 3:20 राय हवेली। एक पुरानी सी संदूक की लकड़ी चरमराई। आदित्य ने उसे धीरे धीरे खोला। यह संदूक उसकी मां शशि की अलमारी के कोने में पड़ा था, वर्षों से ज्यों का त्यों। वो कुछ ढूंढ नहीं रहा था, पर कुछ उसे वहां खींच रहा था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, सच यहां दफन है। संदूक के अंदर एक काली डायरी थी, बेहद पुरानी, धूल से ढंकी, चमड़े की जिल्द से बनी। और उस पर लिखा था, राजेश्वरी, वो जो अधूरी रही। आदित्य की आंखें सिकुड़ गईं। उसने डायरी उठाई और जल्दी से पढ़ने लगा। पहले पन्ने पर लिखा था, ये मेरी आखिरी पुकार है। जिसने मुझे जिंदा जलाया, वो अब सांसें ले रहा है। अगर मेरा न्याय नहीं हुआ, तो ये आत्मा फिर लौटेगी। नए नाम, नया चेहरा, लेकिन वही जख्म, वही आग। आहना। आदित्य की आंखों में भय और अविश्वास दोनों उतर आए। उसी वक्त आहना का कमरा। आहना आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अब दो परछाइयां थीं, एक राजेश्वरी की और एक अपनी खुद की, आहना की। तू बस एक शरीर है, आहना। मैं वो आत्मा हूं जो सदी से जल रही है। राजेश्वरी की आवाज गूंज रही थी। नहीं, ये मेरा शरीर है।
मेरी जिंदगी है। आहना ने जवाब दिया। तू कमजोर है। तूने सिर्फ सहा है, मैंने बदला लिया है। लेकिन मैं जीना चाहती हूं, किसी की जान लेकर नहीं। तो चुप रह, क्योंकि अब मेरी बारी है। आदित्य कमरे में दाखिल होता है। दीदी। आहना पलटती है। उसका चेहरा भावहीन है। उसकी आंखों में आंसू भी हैं और लपटें भी। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ कुछ है। मैंने सब पढ़ा है। वो डायरी, वो नाम, वो साल। तुम्हारा जन्म उसी गांव के दिन हुआ, उसी समय, उसी तारीख पर। आहना धीमे स्वर में कहती है। आदित्य, मैं खो रही हूं खुद को। राजेश्वरी मुझ पर हावी हो रही है और मैं उसे रोक नहीं पा रही। आदित्य धीरे से पास आया और उसका हाथ थामा। तुम अकेली नहीं हो दीदी। अगर तुम दो आत्माओं में बंटी हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आहना के आंखों से दो आंसू गिरे, लेकिन तभी कुछ बदल गया। उसके अंदर से तेज चीख निकली। अनीश, अब तेरी बारी है। और वो बेहोश हो गई। रात, हॉस्पिटल में। डॉक्टर अनीश माथुर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ रहे थे। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन दिल में घबराहट थी। उन्होंने देखा, सामने एक लड़की खड़ी थी, बाल खुले, सफेद कपड़े और उसके गले में वही पेंडेंट जो राजेश्वरी के ज़माने में पहना जाता था। आहना। डॉक्टर चौंक गए। डॉक्टर साहब। उसकी आवाज अब आहना की नहीं थी, वो थी राजेश्वरी की। याद है वो दिन जब आप मेरे शरीर पर खड़े होकर मेरी चीखें सुनते थे? डॉक्टर अनीश के होठ कांपे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तूने मुझे मरा समझा था, पर मैंने वचन लिया था कि जहां मेरा खून गिरा वहीं लौट कर आऊंगी। राजेश्वरी की आंखें अब जल रही थी। तभी मंदिर की घंटियां बज उठीं और सामने गायत्री देवी प्रकट हुईं। रुको, राजेश्वरी। अगर तूने उसकी जान ली तो तू इस संसार में हमेशा भटकेगी। लेकिन उसने मुझे मारा। वो कर्म उसका है। सजा वक्त देगा, तू नहीं। राजेश्वरी चीख उठी। नहीं, मैं खुद को रोक नहीं सकती। गायत्री देवी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। प्रेतात्माएं शांति। राजेश्वरी की आत्मा कांप उठी। और तभी आहना की आत्मा अंदर से चीखी, रुको, मुझे जीना है। एक पल को सब शांत हो गया। राजेश्वरी की परछाई आहना के शरीर से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगी। उसकी आंखों में खालीपन था। क्या तुम मुझे अब भी छोड़ सकते हो? बिना बदले के, गायत्री देवी बोली। मुक्ति ही सबसे बड़ा बदला है। राजेश्वरी की आत्मा आहिस्ता आहिस्ता धुएं में बदल गई और आसमान की ओर उड़ गई। सुबह सुबह के 5:10 राय हवेली। आहना अपने बिस्तर पर थी। उसने आंखें खोली। सब कुछ शांत था। दीवार पर एक तस्वीर लटक रही थी, राजेश्वरी की, उसकी असली तस्वीर। वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गायत्री देवी के कमरे में एक नई भविष्यवाणी जन्म ले चुकी थी। राजेश्वरी की रूह तो मुक्त हो गई, लेकिन कोई और है जो अब उसकी शक्ति को चाहता है, और उसकी नजर है आदित्य पर। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 7, शक्ति की खोज, नई बुराई का उदय। 5 दिन बाद वाराणसी का एक पुराना घाट। गंगा किनारे शांति थी, लेकिन वहां बैठा एक व्यक्ति लगातार नदी की लहरों में पत्थर फेंक रहा था। वो साधारण नहीं था। अर्जुन त्रिवेदी, एक गुप्त संगठन, तामस वृत्त का प्रमुख, जिसका काम था प्राचीन आत्माओं की शक्तियों को बंद करके उन्हें प्रयोग में लाना। उसे राजेश्वरी की आत्मा के मुक्त होने की खबर मिल चुकी थी, और अब वो उस आत्मा की शक्ति को पाना चाहता था, किसी भी कीमत पर। वो मुक्त नहीं हुई, वो सिर्फ बदल गई है। उसकी शक्ति अब किसी और के पास है, और वो है आहना। उसी समय, राय हवेली, लखनऊ। आहना अब धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं था। हर रात वो एक सपना देखती थी। एक मंदिर, रक्त से लथपथ मूर्ति,
और एक आदमी जो कहता, शक्ति अकेले नहीं रह सकती, उसे कैद करना होगा, या फिर वो खुद तुम्हें कैद कर लेगी। उसका माथा पसीने से भीग जाता था। आदित्य अब और सतर्क था। उसने गायत्री देवी से मिलने का निश्चय किया। मंदिर में गायत्री देवी उसे देख मुस्कुराईं। तू आया है क्योंकि तू जानता है कि सब खत्म नहीं हुआ। क्या क्या आना अभी भी खतरे में है? आदित्य ने पूछा। राजेश्वरी की आत्मा तो मुक्त हो गई, पर उसकी शक्ति अब उसके खून में है, और तामस वृत्त जैसे लोग उस शक्ति के पीछे हैं। क्या उसे उससे दूर किया जा सकता है? नहीं। अब वो शक्ति या तो उसे बचाएगी या पूरी दुनिया को उसके भीतर से खत्म कर देगी। अर्जुन त्रिवेदी तामस वृत्त का मिशन शुरू करता है। अपने अनुयायियों के साथ वो एक प्राचीन ग्रंथ निकालता है, रक्त संधान तंत्र, जिसमें लिखा है, जब एक आत्मा अधूरी इच्छा के साथ मुक्त हो और वह इच्छा दूसरे शरीर में समा जाए, तो वह शरीर दो दुनियाओं का पुल बन जाता है। ऐसा शरीर अमर नहीं, पर अजय होता है। अर्जुन के चेहरे पर प्यास उतर आई। हमें उस शक्ति की जरूरत है, और उस शक्ति तक पहुंचने का रास्ता है। आदित्य। उसी रात राय हवेली में प्रवेश। तामस वृत्त के एक शिष्य ने हवेली में गुप्त प्रवेश किया। उसका नाम था क्रियंश, एक अंधेरे में जन्मा जादुई विद्या का प्रशिक्षित रक्षक। उसका काम था आहना की नब्ज से वो शक्ति निकालना जिसे राजेश्वरी छोड़ गई थी। लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, कुछ हुआ। कमरे की दीवारें कांप उठीं, हवा भारी हो गई, और जैसे ही उसने आहना की ओर हाथ बढ़ाया, एक लाल रोशनी उसकी आंखों में फटी और वह जमीन पर गिर पड़ा, मृत। सुबह पुलिस को क्रियंश का शव मिला। उसकी आंखें जली हुई थी और हाथ में एक तांत्रिक चक्र था जो राख बन चुका था। अर्जुन त्रिवेदी को खबर दी गई। उसने बस इतना कहा, अब खेल मैं खुद खेलूंगा। गायत्री देवी, मंदिर। गायत्री देवी ने अग्नि को देखा। उसने भविष्यवाणी की, 3 रक्त मिलेंगे, एक जो आत्मा का वाहक है, दूसरा जो रक्षक है, और तीसरा जो भक्षक बनना चाहता है। इनमें से एक बचेगा, बाकी इतिहास में मिटा दिए जाएंगे। आखिरी दृश्य। आहना शीशे के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अचानक कुछ बदल गया। उसकी आंखों की पुतलियां लाल हो गईं, और एक धीमी पर बहुत जानी पहचानी आवाज आई, मैं वापस नहीं आई। मैं कभी गई ही नहीं थी। राजेश्वरी अब सिर्फ आत्मा नहीं, वो अब शक्ति बन चुकी है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 8, रक्त युद्ध, शक्ति बनाम आत्मा। स्थान वाराणसी, तामस वृत्त का गुप्त अड्डा। अंधेरे में डूबे एक तहखाने में अर्जुन त्रिवेदी अपने शिष्यों के साथ एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था। सामने एक गड्ढा खोदा गया था जिसमें तांत्रिक यंत्र, राख, रक्त और पुराने अस्थियों के टुकड़े रखे गए थे। आज की रात हमें वो शक्ति मिलनी ही चाहिए। आहना सिर्फ एक माध्यम है, असली उपहार उसके भीतर दबी आत्मा है, राजेश्वरी। गुरुवर, लेकिन एक और आत्मा उस शरीर में है, आहना की। यही तो खेल है। हमें राजेश्वरी की शक्ति चाहिए, लेकिन आहना का होश भी बना रहे, ताकि हम दोनों का संतुलन तोड़कर उसे अपने वश में कर सकें। तैयारी करो, आज की रात युद्ध होगा। उसी समय राय हवेली, लखनऊ। रात के ठीक 12 बजे आहना अपने कमरे में थी जब एक बार फिर उसके भीतर बिजली सी दौड़ी। उसने अपना सिर पकड़ा। आंखों में जलन, सांसें तेज, और आंखों की पुतलियां लाल। मैं आहना हूं। नहीं, मैं राजेश्वरी हूं। नहीं, मैं कौन हूं? उसका शरीर बीच फर्श पर गिर पड़ा और अचानक उसकी हथेली से खून निकलने लगा, वो निशान जो तामस तंत्र के जागने पर बनता है। गायत्री देवी के मंदिर में मंत्रों की तेज आवाज। गायत्री देवी ने एक नया रक्षा यंत्र बनाना शुरू किया था। आदित्य उनके पास बैठा, चिंतित था। मान, दीदी को क्या हो रहा है? गायत्री बोली। राजेश्वरी की शक्ति अब जाग चुकी है, लेकिन आहना की आत्मा उसे रोकने की कोशिश कर रही है। आज रात
राजेश्वरी की शक्ति को तीसरी बार दबाया जाएगा या वो पूरी तरह हावी हो जाएगी। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? हाँ, तू ही उसका रक्षक है। रक्तबंधन से जुड़ा उसका आखिरी सूत्र। तू उसका भाई नहीं, उसका संयम है। लेकिन तुझे एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। उसी वक्त आहना का कमरा, तांत्रिक शक्ति से उसके कमरे की दीवारें लाल हो गई थी। उसके चारों ओर हवा चक्रवात की तरह घूमने लगी। तभी सामने अर्जुन त्रिवेदी प्रकट हुआ, तामस तंत्र के साथ। अब तो तुझमें मेरी आत्मा बसी है राजेश्वरी। अब तू मुझे मना नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी, रुको। दरवाजा टूटा, आदित्य अंदर आया। हाथ में गायत्री देवी का दिया हुआ रक्षा यंत्र था। अर्जुन हंसा। यंत्रों से आत्मा नहीं रुकती बच्चा। ये शक्ति है, इससे डर नहीं लगता। आदित्य ने यंत्र को हवा में उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। क्ली चामुंडाय विच्चे प्रेतबाधा विनाशाय यंत्राय नमः। हवा कांपने लगी और आहना की आंखों से आंसू और आग एक साथ बहने लगे। आदित्य, मैं खुद को खो रही हूं। डर मत दीदी, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अर्जुन अब बेचैन था। बंद कर ये सब, मुझे वो शक्ति चाहिए। उसने एक तंत्र फेंका, लेकिन जैसे ही वो आदित्य से टकराया, रक्षा यंत्र की आग से भस्म हो गया। अर्जुन पीछे हट गया। अंतिम टकराव। अब आहना हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें आधी बंद, आधी जलती हुईं। तू क्या चाहती है राजेश्वरी? आदित्य ने चीखा। बदला, न्याय और मुक्ति। तू बदला ले चुकी है, अब सिर्फ आहना को छोड़ दे। राजेश्वरी कुछ नहीं बोली। तभी गायत्री देवी की आवाज गूंजी, राजेश्वरी, तू अब शक्ति बन गई है। लेकिन हर शक्ति को किसी ना किसी रक्षक की जरूरत होती है। आहना तेरा रक्षक है। उसे खत्म करोगी तो खुद भी राख हो जाओगी। राजेश्वरी की आत्मा ठिठक गई। मैं थक गई हूं, अब मुझे शांत होने दो। उसने आंखें बंद की और फिर एक हल्की नीली रोशनी आहना के शरीर से बाहर निकली। राजेश्वरी की आत्मा। उसने आदित्य की ओर देखा और मुस्कराई। ध्यान रखना, शक्ति कभी मिटती नहीं, सिर्फ रूप बदलती है। और वो हवा में विलीन हो गई। सुबह सुबह के 5:30 बजे मंदिर की सीढ़ियों पर आहना चुप बैठी थी। आदित्य उसके पास। सब खत्म हो गया? उसने पूछा। गायत्री देवी बोली, नहीं, अब असली लड़ाई शुरू होगी। राजेश्वरी चली गई है, लेकिन उसकी शक्ति अब आहना में स्थायी रूप से बस चुकी है। और कई ऐसे हैं जो उस शक्ति के पीछे हैं। तो अब तुम्हें रक्षक और शक्ति दोनों बनना होगा। अंतिम दृश्य। कहीं दूर एक गुप्त ग्रंथ खुलता है और एक नई आवाज गूंजती है। अब खेल मैं खेलूंगा, वो शक्ति मेरी होगी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 8, रक्त युद्ध, शक्ति बनाम आत्मा। स्थान वाराणसी, तामस वृत्त का गुप्त अड्डा। अंधेरे में डूबे एक तहखाने में अर्जुन त्रिवेदी अपने शिष्यों के साथ एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था। सामने एक गड्ढा खोदा गया था जिसमें तांत्रिक यंत्र, राख, रक्त और पुराने अस्थियों के टुकड़े रखे गए थे। आज की रात हमें वो शक्ति मिलनी ही चाहिए। आहना सिर्फ एक माध्यम है, असली उपहार उसके भीतर दबी आत्मा है, राजेश्वरी। गुरुवर, लेकिन एक और आत्मा उस शरीर में है, आहना की। यही तो खेल है। हमें राजेश्वरी की शक्ति चाहिए, लेकिन आहना का होश भी बना रहे, ताकि हम दोनों का संतुलन तोड़कर उसे अपने वश में कर सकें। तैयारी करो, आज की रात युद्ध होगा। उसी समय राय हवेली, लखनऊ। रात के ठीक 12 बजे आहना अपने कमरे में थी जब एक बार फिर उसके भीतर बिजली सी दौड़ी। उसने अपना सिर पकड़ा। आंखों में जलन, सांसें तेज और आंखों की पुतलियां लाल। मैं आहना हूं। नहीं, मैं राजेश्वरी हूं। नहीं, मैं कौन हूं? उसका शरीर बीच फर्श पर गिर पड़ा और अचानक उसकी हथेली से खून निकलने लगा, वो निशान जो तामस तंत्र के जागने पर बनता है।
गायत्री देवी के मंदिर में मंत्रों की तेज आवाज। गायत्री देवी ने एक नया रक्षा यंत्र बनाना शुरू किया था। आदित्य उनके पास बैठा चिंतित था। मान, दीदी को क्या हो रहा है? गायत्री बोली। राजेश्वरी की शक्ति अब जाग चुकी है, लेकिन आहना की आत्मा उसे रोकने की कोशिश कर रही है। आज रात राजेश्वरी की शक्ति को तीसरी बार दबाया जाएगा या वो पूरी तरह हावी हो जाएगी। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? हाँ, तू ही उसका रक्षक है। रक्तबंधन से जुड़ा उसका आखिरी सूत्र। तू उसका भाई नहीं, उसका संयम है। लेकिन तुझे एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। उसी वक्त आहना का कमरा, तांत्रिक शक्ति से उसके कमरे की दीवारें लाल हो गई थी। उसके चारों ओर हवा चक्रवात की तरह घूमने लगी। तभी सामने अर्जुन त्रिवेदी प्रकट हुआ, तामस तंत्र के साथ। अब तो तुझमें मेरी आत्मा बसी है राजेश्वरी। अब तू मुझे मना नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी, रुको! दरवाजा टूटा, आदित्य अंदर आया। हाथ में गायत्री देवी का दिया हुआ रक्षा यंत्र था। अर्जुन हंसा। यंत्रों से आत्मा नहीं रुकती बच्चा। ये शक्ति है, इससे डर नहीं लगता। आदित्य ने यंत्र को हवा में उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। क्ली चामुंडाय विच्चे प्रेतबाधा विनाशाय यंत्राय नमः। हवा कांपने लगी और आहना की आंखों से आंसू और आग एक साथ बहने लगे। आदित्य, मैं खुद को खो रही हूं। डर मत दीदी, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अर्जुन अब बेचैन था। बंद कर ये सब, मुझे वो शक्ति चाहिए। उसने एक तंत्र फेंका, लेकिन जैसे ही वो आदित्य से टकराया, रक्षा यंत्र की आग से भस्म हो गया। अर्जुन पीछे हट गया। अंतिम टकराव। अब आहना हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें आधी बंद, आधी जलती हुईं। तू क्या चाहती है राजेश्वरी? आदित्य ने चीखा। बदला, न्याय और मुक्ति। तू बदला ले चुकी है, अब सिर्फ आहना को छोड़ दे। राजेश्वरी कुछ नहीं बोली। तभी गायत्री देवी की आवाज गूंजी। राजेश्वरी, तू अब शक्ति बन गई है, लेकिन हर शक्ति को किसी ना किसी रक्षक की जरूरत होती है। आहना तेरा रक्षक है। उसे खत्म करोगी तो खुद भी राख हो जाओगी। राजेश्वरी की आत्मा ठिठक गई। मैं थक गई हूं, अब मुझे शांत होने दो। उसने आंखें बंद की और फिर एक हल्की नीली रोशनी आहना के शरीर से बाहर निकली। राजेश्वरी की आत्मा। उसने आदित्य की ओर देखा और मुस्कुराई। ध्यान रखना, शक्ति कभी मिटती नहीं, सिर्फ रूप बदलती है। और वो हवा में विलीन हो गई। सुबह सुबह के 5:30 बजे मंदिर की सीढ़ियों पर आहना चुप बैठी थी। आदित्य उसके पास। सब खत्म हो गया? उसने पूछा। गायत्री देवी बोली, नहीं, अब असली लड़ाई शुरू होगी। राजेश्वरी चली गई है, लेकिन उसकी शक्ति अब आहना में स्थायी रूप से बस चुकी है। और कई ऐसे हैं जो उस शक्ति के पीछे हैं। तो अब तुम्हें रक्षक और शक्ति दोनों बनना होगा। अंतिम दृश्य। कहीं दूर एक गुप्त ग्रंथ खुलता है और एक नई आवाज गूंजती है। अब खेल मैं खेलूंगा, वो शक्ति मेरी होगी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 10, तापस अस्त्र, शक्ति की अंतिम सीमा। स्थान, गायत्री पीठ मंदिर, वाराणसी। रात के सन्नाटे को चीरती हुई मंत्रों की गूंज। धूप और चंदन की गंध से भरा मंदिर। गायत्री देवी एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी कर रही थी। सामने एक गोल पीतल की थाली में जलती हुई अग्नि और उसके केंद्र में एक नीले पत्थर की तरह चमकता एक त्रिकोण आकृति यंत्र। ये है तापस अस्त्र, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो सिर्फ और सिर्फ आहना की आत्मा से जुड़ी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन शर्त यह है, ये सिर्फ एक बार ही चल सकता है, और अगर गलत हाथों में चला गया तो ये पूरी आत्मा को भस्म भी कर सकता है। उसी समय आहना का कक्ष, राय हवेली। आहना की आंखें लाल थी। कमरे की दीवारें जर्जर हो रही थी। उसकी नसों में कुछ और ही बह रहा था। ना खून, ना हवा,
सिर्फ अग्नि। वो अब सामान्य नहीं रही थी। कौन हूं मैं? उसने आईने के सामने खुद से पूछा। आईने में उसकी परछाई मुस्कुराई। तू सिर्फ एक लड़की नहीं है, तू वो दरवाजा है जिससे कई प्राचीन शक्तियां फिर इस दुनिया में लौट सकती हैं। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। लेकिन अब उसकी आवाज भी दो हो चुकी थी। एक आहना की, दूसरी राजेश्वरी की शक्ति की। उधर अंगद तामस वृत्त की गुफा में उसने एक पुराना नक्शा फैलाया। उस नक्शे में 3 बिंदु थे। 1 गायत्री पीठ मंदिर, 2 राय हवेली, 3 मायावी कुंड। इन 3 बिंदुओं को मिलाने पर जो केंद्र बनेगा वहीं खुलेगा शक्ति का केंद्र द्वार, और वही बन सकता है मेरा शाश्वत सिंहासन। लेकिन तुम्हें शक्ति तक पहुंचने के लिए आदित्य को खत्म करना होगा, उसका शिष्य बोला। हाँ, क्योंकि वो रक्षक है। जब तक रक्षक जीवित है, शक्ति नियंत्रण में नहीं आ सकती। रात, मंदिर के बाहर एक हमला। गायत्री देवी आदित्य को तापस अस्त्र सौंपने ही वाली थी कि तभी मंदिर के बाहर धमाका हुआ। तामस वृत्त के शिष्य मंदिर पर हमला कर चुके थे। आग, धुआं, मंत्र, अस्त्र सब आपस में टकराने लगे। गायत्री देवी बोली, आदित्य, अस्त्र लेकर भागो, आहना तक पहुंचाओ। लेकिन तू उसका रक्षक है। मैं वक्त रोकूंगी, तू भविष्य बचा। भागते हुए आदित्य की टक्कर अंगद से हो गई। अंगद सामने खड़ा था, आंखों में सिर्फ एक भूख। मुझे वो अस्त्र दे दो आदित्य, वरना मैं उसे वहीं भस्म कर दूंगा जहां वो अभी है। पहले मुझे पार करना होगा। आदित्य ने तापस अस्त्र को अपनी छाती से चिपका लिया। अब वो खुद उसकी ढाल बन चुका था। अंगद हंसा। तो फिर खेल शुरू करें? उसी समय आहना के शरीर में हलचल। उसे अचानक एक दर्द उठा, जैसे कोई उसके अंदर कुछ खींच रहा हो। उसकी सांसें थम गईं। वो चिल्लाई, आदित्य, मुझे बचाओ। अंतिम दृश्य, गायत्री देवी आखिरी मंत्र पढ़ती हैं। अस्त्राय तापशाय नमः, रक्तवायु संधिप्ताय नमः, शक्ति रक्षाय स्वाहा। और वो मंत्र ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करता है। अगले चैप्टर में आदित्य और अंगद की सीधी टक्कर। तापस अस्त्र का पहला प्रहार, किस पर और क्या परिणाम? आहना की आत्मा 2 हिस्सों में बंटती है, शक्ति और मासूमियत। एक अप्रत्याशित बलिदान। नेक्स्ट चैप्टर में और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।